तो अपने आप में श्रीलंका के हालात लगातार बदतर होते दिखाई पड़ रहे हैं। सड़कों पे अराजकता है। किस तरफ जा रहा है श्रीलंका, इसी विषय पे हम करेंगे बात। इसी से जुड़ा है हमारा विशेष, किस ओर बढ़ रहा है श्रीलंका, किस ओर बढ़ता दिखाई पड़ रहा है श्रीलंका। और इस विषय पे बात करने के लिए दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शीलकांत शर्मा जी, जो कि पूर्व भारतीय राजदूत हैं। उसके अलावा दूसरे खास मेहमान कमर आगा साहब, जो कि विदेश और रणनीतिक मामलों के जानकार हैं, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शीलकांत शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही समझने की कोशिश करना चाहता हूं कि श्रीलंका में कल जो हुआ वो एक बहुत बड़ा घटनाक्रम था। वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन स्थिति सुधरती या स्थिर होती बजाय उसके वो बिगड़ती नजर आ रही है। ये किस ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये पूरा ट्रेंड, और क्या यहां से अब आगे स्थिति होगी क्या? देखिए, महिंदा राजपक्षे ने जो इस्तीफा दिया है वो उसको देख के लगता है कि उनकी नीयत छोड़ने की नहीं थी। वो पिछले 1 महीने से डटे रहे हैं, और जबकि उनके रहने से कोई फायदा नहीं हो रहा था। जो श्रीलंका की जो आर्थिक स्थिति थी और जो श्रीलंका के सामने जो चुनौतियां थी, उनका कोई हल नहीं निकल रहा था। और जो राजनीतिक अपहीवल हो रही थी उसका तकाजा था कि आप जाइए, तो उनका रहना थोड़ा सा उसकी मतलब बेमानी था। और फिर कल जो कुछ हुआ उसमें दंगे में बराबर खबरें आ रही है। आपने ये बताया आपके चैनल ने कि वो उसमें लोग जो लगे हुए थे इस पूरे दंगे में, वो उनकी पार्टी के सपोर्टर्स थे, जो उन्होंने की अपने जो प्रोटेस्टर्स थे उनके खिलाफ हिंसा शुरू की। तो ये अच्छा नहीं है उनके लिए। और जो उनकी नीतियां थी पिछले 2 सालों से, उन्हीं के कारण जो श्रीलंका की जो वैसे भी संवेदनशील आर्थिक व्यवस्था है, वो एकदम से धराशायी होने लगी। तो इनका जाना बहुत जरूरी है। और पता नहीं, अभी भी उनका ये नहीं खबर आई है कि उनका जो इस्तीफा है वो स्वीकार हुआ है कि नहीं। मैं आज किसी अखबार में पढ़ा कि एक संभावना ये भी है कि वो इस्तीफा ना स्वीकार किया जाए। तो ये अगर डटे रहेंगे, और इनके खिलाफ सारा जनरोष है, और जनरोष उसके बाद इनके भाई जो राष्ट्रपति हैं उन पे भी आ रहा है। तो अब जो राजनीतिक स्थिति है वो ऐसी हो गई है कि जो जनता की आवाज है जी, अगर जब नहीं मानेंगे और उसको कर्फ्यू से, मार्शल लॉ से, फौज को सड़क पे चलाएंगे, ये सब करेंगे, तो ये सही नहीं होगा। क्योंकि इससे लोगों की समस्या का निदान तो नहीं है, बल्कि उससे राष्ट्र की तरफ से हिंसा हो जाएगी। और श्रीलंका एक बहुत अपनी एक विशेष स्थिति है उसकी। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है हमेशा से, और वहां हमेशा पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर हुआ है। तो उसमें इस तरह की जो विसंगतियां हैं जी, बड़ी भयावह हैं, भीषण हैं। जी बिल्कुल, भयावह स्थिति कहीं ना कहीं निश्चित तौर से वो तस्वीरें साफ तौर पे अपने आप में बयां कर रही हैं जो श्रीलंका की सड़कों से इस वक्त आ रही हैं। कमरागा साहब, अराजकता किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, लेकिन स्थिति ऐसी विस्फोटक बन गई है श्रीलंका में कि वहां की जनता सड़कों पे नजर आ रही है। यहां से अब आगे क्या, क्योंकि ये स्थिति सुधरेगी कैसे, इसको लेकर कई प्रकार के सवाल है। उसका जवाब आखिर मिलेगा किससे और कब मिलेगा? देखिए, 2 स्थिति है। या तो अराजकता जिस तरीके से बढ़ रही है, अगर उसको नहीं तुरंत रोका गया, तो या तो सेना इंटरवीन करे और फिर उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बने। इंटरिम गवर्नमेंट की बात जो बहुत समय से चल रही, उस पर प्रेसिडेंट और उनकी फैमिली के लोग जो जिनके हाथ में सत्ता है वो राज़ी नहीं हो रहे हैं, अभी भी नहीं राज़ी हो रहे हैं। तो या तो सेना आगे आएगी, और ये हो सकता है कि वो या ये रिज़ाइन करें, इसलिए कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे जितने भी लोग हैं वो किसी को एक्सेप्टेबल नहीं है। इनका कंट्रोल, पूरा पॉलिटिकल कंट्रोल ये जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जनता इस पूरे परिवार से नाराज़ है, जिसके पास ये सत्ता पूरे परिवार के पास थी। तो इनसे सबसे नाराज़ है, और वो इनके किसी भी आदमी को एक्सेप्ट करने पे तैयार नहीं। तो ऐसे में या तो अराजकता बढ़ेगी, या उसको रोकने के लिए हो सकता है कि सेना इंटरवीन करे, और सेना इंटरवीन करके फिर वो स्वयं कोई वो बनाए इंटरिम गवर्नमेंट। हालांकि प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसी स्थिति में कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या ग्रुप उनको ज्वाइन करेंगे। अगर वो किसी को बनाते हैं तो उसकी कितनी लेजिटिमेसी होगी उसके ऊपर भी शुबा है। तो समय ख़राब है वहाँ के ऊपर, और
आने वाला वक्त बताएगा कि कैसे, मैं समझता हूँ कि होता है, किस तरफ जाता है। जी मिस्टर शर्मा, किस तरह से आप देखते हैं कि एक मुल्क में इस प्रकार की स्थिति बन गई है श्रीलंका में, ऐसे में तमाम वैश्विक संस्थाएं, खासतौर से IMF की ओर बहुत निगाहें लगी हैं कि साहब वो कैसे मदद के लिए आगे आएगी, उस प्रकार की स्थितियां, परिस्थितियां कैसे बनेंगी कि एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहयोग हो और हालात थोड़ा नियंत्रित होते नजर आए? क्या उस ओर क्या एक बड़े प्रोएक्टिव रोल की जरूरत दिखाई पड़ रही है? देखिए, उसमें श्रीलंका में, कोलंबो में कोई तो इंटरलोक्यूटर होना चाहिए जिनके साथ बातचीत की जाए, जो कि शासन में हो। और जो प्रेसिडेंट हैं, जो राजपक्षा, वो उनके लिए भी लोगों का विश्वास कम हो रहा है और कल की घटनाओं के बाद से एकदम से वो विश्वास भी गायब सा हो गया है। तो जैसा कि अभी कहा गया कि हो सकता है कि फौज का उसमें इंटरवेंशन हो, या पता नहीं, जैसे कि हमारे सार्क में, साउथ एशिया में कुछ एक ये भी ट्राई किया गया था, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो उच्चतम न्यायालय में, उनकी मदद से कोई सरकार बनाई जाए इंटरिम, जो कि थोड़ी सी ज्यादा लेजिटिमेसी हो जिसमें। अब पता नहीं श्रीलंका में इस तरफ ध्यान है कि नहीं, पर नेपाल में ऐसा हुआ था, बांग्लादेश में ऐसा हुआ था। तो अगर उस तरह का विचार किया जाए, पर ये मतलब वहां पे कोई एक लेजिटिमेट सरकार का होना बहुत आवश्यक है, ताकि बाकी लोग क्योंकि बाहर के लोग किससे बात करेंगे, क्या करेंगे? वो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट से तो बात नहीं कर सकते, वो तो इंटरफेरेंस माना जाएगा जी। इसलिए कोई तो हो जो उत्तरदायी हो वहां पे इस अपना श्रीलंका के शासन का जी। उसके बाद श्रीलंका के मित्रों को इकट्ठा होके, मैं ये मानता हूं कि जैसे ग्रीस में एक सिचुएशन हुई थी, बहुत खराब सिचुएशन हुई थी 2011-12 में जी। तब यूरोपियन यूनियन के लोगों ने मिलकर ग्रीस को मदद की और ग्रीस को निकाला उस बड़ी कठिन परिस्थिति से। इसकी परिस्थिति के हिसाब से बहुत कठिन थी। श्रीलंका की परिस्थिति और भी खराब है, क्योंकि वहां पे सारी आवश्यक जो अनिवार्य जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चीजें हैं, वो नहीं मिल रही। खाने के लाले हैं और पेट्रोल की परेशानी है, बिजली नहीं मिल रही है, और 14 घंटे का डार्क क्या कहते हैं जी, ब्लैकआउट हो रखा है जी। तो उस सारी स्थिति में श्रीलंका को मदद चाहिए। वो भारत ने, जैसा कहा आपने कि 3.5 अरब भारत ने दे दिया है, और मेडिसिन और फूड और डीजल, पेट्रोल, इन सब की सप्लाई, भरपाई कर रहा है भारत, ताकि उनको ये जो कठिन परिस्थिति से बाहर निकल सके। पर इसी और अगले महीने उनको एक डेट का पैसा भी देना चाहिए, देने का वो अनिवार्यता है। उससे भी हॉलिडे मिल जाए, मतलब जो बाहर के लोग हैं, जो IMF है, वो कुछ तो श्रीलंका को अपना एक रिप्रीव दे, एक तरह की रियायत दे कि भाई अभी इस समय मत दीजिए, आपको 6 महीने बाद दे दीजिए, और उस दौरान कुछ श्रीलंका को मदद दी जाए ताकि वो से पार पाए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण तथ्य है कि रियायत की इस वक्त जरूरत है, उसको एक समय देने की जरूरत है। कमर आगा साहब, आपको लगता है कि भारत जहां पे कई तरीके से मदद कर रहा है, लगभग 3.5 अरब डॉलर का जिक्र भी आया कि साहब भारत सरकार ने अभी इस संकट के बाद से किया है, कई प्रकार की मानवीय सहायता की, वहीं लेकिन दूसरी ओर चर्चा इस बात को लेकर भी है कि मौजूदा श्रीलंका की जो हालात है, उसके लिए चीन का कर्ज एक बड़ी वजह कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ता है। सबसे बड़ी वजह वही है। $6.5 बिलियन का तो उन्हीं ने, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक जो है, उसका उन्हीं ने लोन दिया गया, फिर जिसके अंदर बड़े बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट, हाईवेज, फिर उसके अलावा पावर प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ पे लगे, और फिर उसके अलावा दूसरा उन्हीं ने $1.3 बिलियन का युआन के माध्यम से, युआन और लोकल करेंसी में वोट दिया। 1.5 का अलग एक वो है, 2.5 की अलग एक, पता नहीं कितने लोन दिए जिसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उस मुल्क पे थी नहीं जी। और ये काम वो सारे मुल्कों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से इतने बड़े बड़े लोन दे देते हैं कि बाद में उनको वो कंट्रीज दे नहीं पाती और वो मुल्क फेल होने लगते हैं। पाकिस्तान में भी यही हालत हो रही है, अफ्रीका में पता नहीं कितने देश ऐसे हो गए। श्रीलंका के अंदर हम्बनटोटा पोर्ट जो था, उसके ऊपर उनका कब्जा हो गया, 99 ईयर्स की उन्हीं ने लीज रखा ली, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पा रहे थे।
तो चाइना, अभी भी चाइना की पूरी सपोर्ट जो है वो इसी सरकार को हासिल है, जिसके बल पे मुल्क में तो लोगों की सपोर्ट दिख नहीं रही है कहीं, लेकिन चाइना अभी भी लगता है कि पूरी सपोर्ट उसकी उनको हासिल है, और वो चाइना के बल पे अभी भी कोशिश कर रहे हैं, सेना का इस्तेमाल कर रहे हैं, सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी एक चीज़ और मैं कहूँगा, भारत ने बहुत बड़ी लोन दिया और वहाँ की जनता भारत की तरफ देख भी रही है। हमारे उनके साथ हज़ारों साल पुराने संबंध हैं, कल्चरल, ऐतिहासिक और हर तरह के संबंध हैं। अगर स्थिति बिगड़ती है तो सबसे ज़्यादा असर हमारे पर पड़ता है, सबसे ज़्यादा शरणार्थी भारत ही आते हैं। ये हमने पहले भी देखा था LTT की जंग में जिस तरीके से हुआ था। तो दूसरी तरफ ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन फेल होता हुआ दिखता है। जो सामान जा रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा जो भारत से जा रहा है। फिर उसके अलावा वहाँ पे जो सरकार है, जैसा कि एम्बेसडर शील साहब कह रहे थे कि मान्यता ख़त्म हो गई है, नई लेजिटिमेट गवर्नमेंट का गठन कैसे हो कि जो इसको इस स्थिति से बाहर निकाल सके, जिसके ऊपर जनता का फेथ हो, वो जो समस्या बहुत बड़ी हो गई है। अब भारत ने जब उनको लोन दिए, क्रेडिट लाइन दी, 1 बिलियन से भी ज़्यादा की, तो उसमें वहाँ की गवर्नमेंट स्टील ख़रीद रही थी भारत से और दूसरी चीज़ें खरीद रही थी। ये वहाँ के पेपरों में भी आया कि ज़रूरत है उनको एसेंशियल कम्युनिटीज़ की, दवाओं की, इसकी उसके बरस उन्हीं ने स्टील और वहाँ की। तो ये जो है ना, फिर दूसरी बात की जो नीतियाँ पिछले 3-4 साल में ख़ास तौर से जो ली गई वो इतनी गलत थी कि जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ी क्राइसिस ख़त्म हो गई। फिर कोरोना भी आ गया और कोरोना के चलते फिर उसके बाद अब तेल और गैस की दाम बढ़ गए हैं, वो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। फिर उसके अलावा जो उन्होंने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात की कि हम फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे, नेचुरल खाद का इस्तेमाल किया जाए, उससे एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गई। बड़े बड़े जो टैक्स कट्स दे दिए लोगों को, जिससे वहाँ के पैसे वाले लोग थे उनका फ़ायदा हुआ। जो बड़ी संख्या में श्रीलंकन लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं वो वापस आ गए, क्योंकि वहाँ के ऊपर पेंडेमिक चल रहा था कोरोना के काल से, तो वो जो रेमिटेंसेस आते थे वो बंद हो गए। टूरिज्म एक बहुत बड़ा उनका जरिया था, सोर्स ऑफ इनकम जो था, कमर तो सबसे ज़्यादा उसी से टूटी, क्योंकि विदेशी मुद्रा सबसे ज़्यादा। इस तरीके से फिर जो पॉलिसीज ली गई, करप्शन सुना बहुत है वहाँ के ऊपर, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। जो यहाँ से सामान जाता भी है या दूसरे मुल्कों से जो पैसा जाता है, कितना पैसा पब्लिक तक पहुँचता है इसका पता नहीं है। बिल्कुल, ये भी अपने आप में कई सवाल हैं, इसके समाधान तुरंत खोजने की जरूरत है। मिस्टर शर्मा, आपको लगता है कि अब हमारे पड़ोस में एक ऐसा मुल्क जहां पे इतनी अस्थिरता और एक तरीके से सड़कों पर अराजकता दिखाई पड़ रही है, तो निश्चित तौर से हमारा चिंतित होना भी लाजमी सी बात है। ऐसे में आपको किस तरीके से एक समाधान की स्थिति दिखाई पड़ रही है? क्योंकि महिंद्रा राजपक्षे जी की बात की जाए तो एक समय में पूरे मुल्क में वो हीरो की तरीके से थे, आज स्थिति उसके बिल्कुल बरस उल्टी होती नजर आ रही, क्योंकि उन्होंने एक LTT से सफाया करके देश में अपनी एक छवि बनाई थी, और आज स्थिति उनको लेकर इस तरह से कि लोग उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये अराजकता खत्म हो, इसको लेकर एक समाधान का एक बड़ा रास्ता आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? देखिए, इस समय जो महिंद्रा राजपक्षे की सरकार है और उनके भाई की सरकार है, उनका जाना बहुत जरूरी है। और दूसरा, ये चरमराती जो अर्थव्यवस्था है, इसको सहारा देने के लिए इमीडिएट असिस्टेंस जरूरी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस। लोगों को भी लगता है, क्योंकि जो महंगाई वैसी बढ़ी है कि लोगों के पास पैसे नहीं है कि कैसे खरीदे चीजें। तो एक तरफ से चीजें मुहैया कराई जाएं, दूसरी तरफ से लोगों को कुछ फाइनेंशियल जिसको कहते हैं आर्थिक मदद दी जाए। इवन अमेरिका में पेंडेमिक के दौरान $1500 के चेक दिए गए लोगों को, ताकि वो सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से, ताकि वो लोग अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सकें और अपनी जो दैनंदिन जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकें। तो श्रीलंका में भी ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग सबके आए हैं सड़क पे, उनके पास ना कुछ है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ना उनके पास पैसा है। तो और इकोनॉमी को चलाने के लिए ये जरूरी है कि डिमांड भी हो, सप्लाई भी हो जी। तो उसको भी मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है ये जो अर्थशास्त्र के जो बिल्कुल मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको उन्होंने ताक पर रख दिया और एक पॉपुलिज्म के बल पे सोच रहे थे कि राज करेंगे, और राज करेंगे किसी राजा के समान की। एक जमाने में पहले लोग महल बनाते थे, उसका बैंकरप्ट हो जाते थे और बेकार की उसमें खर्च कर देते थे। उन्होंने बेकार के उस पर खर्च किया, उससे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई।
तो हम्बनटोटा जिसकी मतलब जो पहले बड़ा न्यूज में था, वहां पे उनका पैतृक घर था, वहां आज आग लगाई गई। अब वो आग जो है वो एक परिचायक है कि आपने जो कुछ किया उसके आपके ही लोग जो हैं वो खिलाफ हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जनता एक तरीके से उनकी नीतियों के खिलाफ साफ तौर पे खड़ी नजर आ रही। सर फिलहाल वक्त इतना ही, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, अमृता शर्मा आपका और कमर आगा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।